हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का चौथा भाग है। यदि आप इस कहानी के पिछले 3 भाग को नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। श्वेता के द्वारा ये कहे जाने पर कि शादी करके आपको कौन सा सुख मिला, आपकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। क्या गारंटी है कि मुझे भी शादी करके खुशी ही मिलेगी? श्वेता की बात सुनकर निर्मला अपने अतीत में चली गई थी और फिर से एक बार वापस उस दुख भरे पल को जी लिया था। वे अपने अतीत में इतना खो गई थी कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहा। शकुंतला ने उसकी मनोदशा समझ ली थी और उसे अपने सीने से लगाकर बिना कहे ही ढांढस बंधा रही थी। तभी नीचे से रमेश जी के द्वारा आवाज दिए जाने पर, देखो कौन आया है। वे दोनों अपने आप को संयत करते हुए नीचे आ गई। वे दोनों जब नीचे आई तो गायत्री देवी और विक्रमजीत को देखकर चौंक गई। श्वेता को सामने देखकर गायत्री देवी की आंखें चमक उठी, लेकिन दूसरी तरफ श्वेता का दिल बूझ गया। एक बार तो उसके जी में आया कि वे साफ साफ शादी के लिए मना कर दे, लेकिन दूसरे ही पल उसे निर्मला चाची की बात याद आई कि वे लोग राजे रजवाड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीधे सीधे मना कर देने से अपने आप को अपमानित महसूस करे और हमारे परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी कर दे। ऐसा सोचकर उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़ी और उन दोनों को प्रणाम करते हुए एक ओर बैठ गई। मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं हुई आप लोगों को? मैं बस इधर से गुजर ही रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। गायत्री देवी ने हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में और मीठे स्वर में कहा, नहीं नहीं, परेशानी कैसी, हमें भी अच्छा लगा। कोई कुछ कहे इससे पहले ही श्वेता की दादी ने फट से कह दिया। जब तक ये बातें हो रही थी तब तक निर्मला चाय बनाकर ले आई थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए गायत्री देवी ने रमेश जी से कहा, हाँ, तो आप लोगों ने क्या सोचा इस रिश्ते के बारे में? मेरा ख्याल है इन बच्चों को आपस में घुलने मिलने का थोड़ा वक्त देना चाहिए, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ले, ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप तो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल के बच्चे हमारे या आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे। इसलिए इन दोनों बच्चों को ही फैसला करने दीजिए। अगर ये दोनों तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। रमेश जी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए गायत्री सोच में पड़ गई और उन्होंने अपने बेटे विक्रमजीत की ओर देखा। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। शायद आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों का नजरिया तो मैं देख क्या भुगत चुकी हूँ। गायत्री देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ये बातें सुनकर श्वेता की जान में जान आ गई। उसने मुस्कुराकर निर्मला की ओर देखा और मानो कह रही हो कि आप ठीक कह रही थी। लेकिन तभी गायत्री देवी ने फिर कहा कि एक परेशानी है, हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि सूरजगढ़ में हमें और भी काम है। इसलिए मैं तो कल की फ्लाइट से ही सूरजगढ़ के लिए निकल जाऊंगी और विक्रमजीत श्वेता के साथ या कुछ दिन गुजार सकते हैं। उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। अगली शाम उनके दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई हॉर्न बजा रही थी, जिसमें विक्रमजीत बैठे हुए थे। शकुंतला और निर्मला ने श्वेता से कहा, देखो बेटा, जा तो रही हो लेकिन अपना ध्यान रखना, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए और जल्दी लौट आना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहते हुए श्वेता विक्रमजीत के साथ चली गई। विक्रमजीत के साथ अकेले में बातें करते हुए श्वेता ने नोटिस किया कि वे सचमुच बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी समझदारी, दूरदर्शिता और शांत मीठा स्वभाव 2-4 दिनों में ही वे उसकी ओर खींचने लगी और फिर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अपनी एक शर्त रखी कि उसकी पढ़ाई का लास्ट ईयर है, वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करेगी। हम आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, विक्रमजीत ने मुस्कुराकर कहा। और इस तरह इस रिश्ते पर हाँ की मुहर लग गई। गायत्री देवी को जब इस बात का पता लगा तो वे बहुत ही खुश हुई और अगले ही दिन सूरजगढ़ से ढेर सारी उपहारों के साथ रमेश जी के घर आ गई। सगाई के लिए गायत्री देवी शहर के सबसे बड़े होटल में अरेंजमेंट करना चाहती थी, लेकिन रमेश जी ने विनम्र शब्दों में इस बात के लिए मना कर दिया।
देखिए महारानी साहिबा, आप अपने सूरजगढ़ में चाहे जितनी धूमधाम से फंक्शन कीजिएगा, लेकिन यहाँ मेरे घर में मेरी हैसियत के मुताबिक ही ये कार्यक्रम करने दीजिए। ऐसे में मैं भी खुशी महसूस कर पाऊंगा। गायत्री देवी खुद भी एक बहुत ही समझदार और सहृदय महिला थी, इसलिए वे नहीं चाहती थी कि उनकी किसी भी बात से उनका दिल दुखे। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उनकी बात मान लिया और उनके घर पर ही सारे मेहमानों को बुलाकर श्वेता और विक्रमजीत की सगाई हो गई। श्वेता की सगाई की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई थी। अरे वाह श्वेता, शकुंतला का रोल प्ले करते करते तू तो सचमुच की महारानी बन गई। प्रभा ने श्वेता की चुटकी लेते हुए कहा। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अब तो और भी ज्यादा खुश होंगे कि उनके ही स्टूडेंट से शादी होने जा रही है। अब तो इस कॉलेज को गायत्री देवी और भी झोली भर भर के फंड देंगी। नूपुर ने हंसते हुए कहा। इन सब के बीच अगर कोई उदास था तो वे था अमित। जब से उसने श्वेता की सगाई की खबर सुनी थी उसका दिल बैठ गया था, लेकिन वे इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वे चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन राजकुमार विक्रमजीत की बराबरी तो वे कभी नहीं कर पाएगा। वे बेचारा मन ही मन श्वेता से बहुत प्यार करता था। उसने सोच रखा था कि पढ़ाई खत्म होने के बाद जैसे ही नौकरी लगेगी वे उसके माता पिता से जाकर के शादी की बात करेगा, लेकिन अब तो बात ही खत्म हो गई थी। अपने टूटे हुए दिल को किसी तरह संभाल कर होठों पर नकली मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद भी अमित के मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे। उसे कहीं कुछ अटपटा तो जरूर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चुप था कि बगैर पूरी जानकारी के और बिना सबूत के किसी के खिलाफ कैसे कुछ कर सकता है। इस तरह उसके दिल की बात दिल में ही रह गई। भले ही उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों निर्मला का हाल देखकर शकुंतला अपनी बेटी के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हो गई थी। उसने बार बार अपनी बेटी श्वेता को कुदेर कर पूछा, तूने विक्रमजीत से ये बात अच्छी तरह पूछ तो लिया ना कि वे शादी करना चाहते हैं या नहीं? कहीं किसी बात की कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? नहीं मम्मी, मैंने सारी बातों को अच्छी तरह उनसे क्लियर कर लिया है। मैं खुद भी निर्मला चाची के जीवन से सबक ले चुकी हूँ। मैंने तो विक्रमजीत से यहाँ तक पूछा कि वे तो राजे रजवाड़े परिवार के हैं, उनके जीवन के तौर तरीके कायदे कानून अलग हैं, जबकि हम साधारण लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें सामंजस्य से बैठाने में कोई परेशानी हो। श्वेता ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन फिर भी शादी भी अपने बराबर वालों में ही शोभा देती है। मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि काश ये रिश्ता अभी टूट जाए। न जाने क्यों मेरे मन में अभी भी शंका है। शकुंतला देवी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं फैली हुई थी। लेकिन मम्मी, मुझे आप ये बताइए कि आप इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? इसलिए कि मैंने बरसों के बाद आज अचानक से अपने शहर में उसे देखा है। इस रिश्ते में कहीं उसी की कोई चाल तो नहीं? कहते हुए शकुंतला देवी की आंखें शून्य में ठहर गई। श्वेता की शादी तय हो गई थी, लेकिन शकुंतला देवी का मन बहुत ही बेचैन था। न जाने क्यों उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण तो वे स्वयं भी नहीं जानती थी, लेकिन परेशानियां उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तूने विक्रमजीत से, वे अपनी बेटी श्वेता से बार बार पूछ रही थी कि साफ साफ सारी बातें कर ली है ना? वह खुशी खुशी अपनी मर्जी से शादी कर रहा है या अपनी माँ के दबाव में आकर ये शादी कर रहा है? भले ही आज रियासत खत्म हो गई है, लेकिन कहलाते तो वे आज भी रजवाड़े ही हैं। न जाने क्यों वे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों से शादी करने को, रिश्ता जोड़ने को कैसे राजी हो गए? अपनी माँ के सवालों से परेशान होकर श्वेता ने पूछा, आखिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी में कोई रहस्य है? तू नहीं समझेगी, मैंने बरसों के बाद उसे देखा है। अरे ये वही है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। इतने सालों में तो वे कभी नजर नहीं आया, लेकिन जब से इन लोगों से संपर्क हुआ है तभी से वे दिख रहा है। आप किसकी बात कर रही हैं मम्मी? श्वेता ने हैरान होकर पूछा। छोड़ इन बातों को, तू नहीं समझेगी। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा ही हो। कहते हुए शकुंतला देवी रसोई घर में चली गई और श्वेता हैरान परेशान से खड़ी अपनी माँ की बातों का मतलब सोचती रह गई। शादी के कार्ड बंटने लगे थे। श्वेता कुछ कार्ड्स अपने कॉलेज भी ले गई थी,
वहाँ उसे अपने दोस्तों और कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर को देने थे। सारे लड़के लड़कियां श्वेता की किस्मत पर रस कर रहे थे। इसे कहते हैं राजयोग। शकुंतला का रोल प्ले करते ही तुझे राजा दुष्यंत भी मिल गए। नुपुर ने चुटकियां लेते हुए कहा। भाई राजघराने में जाकर तू हमें भूल तो नहीं जाएगी? प्रभा ने कोहनी मारते हुए कहा। इस तरह कॉलेज में हंसी मजाक का दौर चलता रहा। उसने अपने सारे दोस्तों और कॉलेज के प्रिंसिपल को कार्ड दे दिया था। सिर्फ एक अमित के नाम का कार्ड बचा हुआ था। क्या बात है यार, आज सुबह से अमित दिखाई नहीं दिया कॉलेज में। कॉलेज नहीं आया है क्या? मुझे उसे भी कार्ड देना था। श्वेता ने सरसरी निगाहों से चारों तरफ देखते हुए कहा। अरे वे अपना अमित, वे तो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा है। प्रभा ने कहा। तो फिर ठीक है, तुम सब चलो, मैं अमित को अपनी शादी का कार्ड देकर आती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे शादी में आना मत भूलना। श्वेता ने हाथ हिलाते हुए अपने दोस्तों से कहा और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। क्या अमित, कितनी पढ़ाई करोगे? पूरे कॉलेज में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। श्वेता ने अमित के पास बैठते हुए कहा। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? अच्छा, अपनी शादी का कार्ड देना है तुम्हें? श्वेता के हाथ में कार्ड देखकर अमित ने उदास होकर कहा। हाँ, मैं कार्ड देने के लिए ही तुम्हें ढूंढ रही थी। आखिर तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम मेरी शादी में नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आऊँगा, जरूर आऊँगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिस चीज़ से तुम्हें खुशी हासिल हो फिर मैं नहीं करूँगा? कहते कहते अमित की आंखें गीली हो गई। कम ऑन यार, तुम तो इमोशनल हो गए। श्वेता ने उसके कान खींचते हुए कहा। तो फिर पक्का आओगे ना? जरूर आना। कहते हुए श्वेता जाने के लिए उठ खड़ी हुई। एक मिनट श्वेता, जरा रुकना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या पता फिर कभी मौका मिले ना मिले, कम से कम मेरे दिल में कोई घुटन तो नहीं रहेगी। अमित ने उसे रोकते हुए कहा। ऐसी क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत पड़ रही है? श्वेता ने हैरानी से कहा। तो सुनो श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि सालों से। मैंने सोचा था कि पहले मैं पढ़ लिख कर कुछ कर लूँ, उसके बाद तुम्हें ये बात बताऊंगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हें मन ही मन चाहता आ रहा हूँ और शायद ताउम्र चाहता रहूंगा। जबकि ये जानते हुए कि किसी और की अमानत को चाहना पाप है, लेकिन फिर भी मैं ये पाप ताउम्र करूंगा। आई लव यू श्वेता, आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमित ने भावावेश में श्वेता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके चेहरे पर चूम लिया और फिर अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए बोला। आई एम सॉरी, मैंने ये हरकत की, लेकिन तुम्हारे साथ मेरे प्यार की ये आखिरी यादगार हमेशा मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर अमित तेजी से मुड़ा और लाइब्रेरी से निकलकर बाहर चला गया। श्वेता हैरान परेशान सी खड़ी उसे देखती रह गई। अमित की बात पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच वे उसे इतने दिलो जान से चाहता था। भारी मन से श्वेता घर लौट आई। उसे कॉलेज से इस तरह उदास आते देख निर्मला ने बड़े प्यार से पूछा। क्या बात है, दोस्तों से बिछड़ने का दुख सता रहा है? इस तरह उदास नहीं होते श्वेता, आने वाली खुशियां तुम्हारा रास्ता देख रही है। श्वेता अपने निर्मला चाची से कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। उसने आज ही कॉलेज की घटना निर्मला को बता दिया। कुछ देर तो निर्मला सोचती रही, फिर उसने कहा। अमित सचमुच तुम्हें दिल से चाहता रहा होगा, इसलिए उसने कभी जाहिर नहीं किया ताकि तुम बदनाम ना हो जाओ। ऐसा सच्चा प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है। चलो कोई बात नहीं, तुम भी दिल से दुआ करो कि कोई एक अच्छी लड़की उसके जीवन में आ जाए, उसे इतना प्यार दे कि वे तुम्हें भूल जाए। अच्छा चलो, अब इतनी टेंशन मत लो, खुश रहो। चाची की बात सुनकर उसने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आंखों के आगे बार बार अमित का उदास चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें याद आ रही थी, जिससे उसका दिल भी दुखी हो जा रहा था। शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। सारे मेहमानों को निमंत्रण दे दिया गया था। घर में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों इतना सब होने के बाद भी श्वेता को ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ छूट रहा है, लेकिन क्या? और शकुंतला देवी तो पहले से ही हैरान परेशान थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए और उनकी बेटी
खुशी खुशी अपने घर विदा होकर चली जाए। इधर निर्मला श्वेता के मुंह से अमित की बात सुनकर कहीं ना कहीं दुखी हो गई थी। क्या सचमुच कोई किसी को इतना दिलो जान से चाह सकता है? क्योंकि उसके हिस्से में तो सिर्फ धोखा, अपमान और बदनामी ही आई थी। उमेश के घर छोड़कर चले जाने के पश्चात उसकी सास ने तो उसे पानी पी पी कर कोसा ही। इसके साथ ही सारे रिश्तेदारों और समाज वालों में ये बात फैला दी, यही लड़की कुलक्षणी है जिसके कारण मेरा बेटा घर छोड़कर ही चला गया और मेरा घर भी उजड़ गया। लोगों का क्या है, उन्हें तो बस कोई टॉपिक चाहिए, फिर सबको गॉसिप करने का एक मौका मिल जाता है। जितने मुंह उतनी बातें। एक साधारण से घर में जहां गरीबी ने अपना साम्राज्य बिछा रखा हो, वहां पर परिवार वालों का भरण पोषण करना और इसके साथ साथ चार चार लड़कियों का विवाह किस प्रकार हुआ होगा, ये तो उस गरीब माँ बाप को ही पता होगा। ऐसे में वे अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। पढ़ाई भी पूरी हो नहीं पाई थी जो वे कोई काम भी कर पाती। लिहाजा निर्मला यहीं अपने ससुराल में पड़ी रही। ऐसा नहीं था कि शकुंतला और रमेश जी ने दोबारा उसका घर बसाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन निर्मला ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने बड़ी विनम्रता से अपने जेठ व जेठानी से कहा, जब एक बार मेरा घर नहीं बसा तो दोबारा भी नहीं बस पाएगा। इस बात की क्या गारंटी है? और अब तो मेरे ऊपर एक छोड़ी हुई औरत का ठप्पा भी लग चुका है। मुझे इसी घर में किसी कोने में पड़ी रहने दीजिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी कराने की कोशिश की तो मैं भी सौगंध खाकर कहती हूँ भाभी कि मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। निर्मला का ये रौद्र रूप देखकर शकुंतला देवी और रमेश जी पीछे हट गए और इस तरह निर्मला उस घर में एक कुंवारी बहू बनकर रह गई। शकुंतला और रमेश उसे अपनी बेटी के समान ही प्यार करते थे, लेकिन उसकी सास उसे फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी। जब तक उसे कोस न ले, उसका अपमान न कर दे, तब तक उनका जी नहीं भरता था। निर्मला पर अब इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था। लेकिन आज श्वेता की बात सुनकर उसके दिल में एक ठिस्सी उठी, आंखें भर आई थी। लेकिन फिर भी उसने तुरंत अपने सर को झटका और उठ खड़ी हुई। शादी का घर था और ढेरों काम थे।